समाधान पाटिल। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स में हम जिस दो टर्म्स के ऊपर आज बात करेंगे उसमें दो टर्म्स है। नंबर फर्स्ट वन इज एंथैल्पी एंड दैट सेकंड वन इज एंट्रोपी। यस, इसी दो टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। एक का नाम है एंथैल्पी, एक का नाम है एंट्रोपी, जो स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाया नहीं जाता है टॉपिक। डिप्लोमा को भी होता है, इंजीनियरिंग को भी होता है और बीएससी को भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट तक होता है। उसमें फिजिक्स भी आता है, उसमें केमिस्ट्री भी आता है। मतलब ये टॉपिक हमें फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है और केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन होता एक ही प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ भाई, कि हम सिर्फ डेफिनेशन को रट लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इसको समझ नहीं पाते हैं। और यही कारण होता है कि हम डेफिनेशन तक सीमित रह जाते। एक गलती आपसे ना हो इसलिए आज वीडियो बना रहा हूं। समाधान पाटिल आपके साथ है और आज हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स की दो टर्म के ऊपर। सबसे पहले समझ लो थर्मोडायनामिक्स आखिरकार होता क्या है। ये पहले समझ लो थर्मोडायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब होता है भाई चेंजेस, डायरेक्शन चेंजेस, और थर्मो इसी में मीनिंग दड़ा हुआ है। आपको समझ में आ रहा होगा कि थर्मो का मतलब यहाँ पे हीट की बात हो रही है। तो मैं सीधी डेफिनेशन की अगर बात करूं कि व्हाट इज मीन बाय थर्मोडायनामिक्स। Thermodynamics, it is the study of the interrelations of the heat, work, temperature and energy. That is called the thermodynamics. And that second definition, the convergence of the different forms of energy. That is called the thermodynamics. ये होता है भाई थर्मोडायनामिक्स। और उसमें फिजिकल चेंजेस भी होते हैं स्टेट के बारे में। जैसे मान लीजिए आपने सॉलिड को हीट दे दिया वो लिक्विड में चला जाएगा, लिक्विड को आपने हीट दे दिया वो गैस में चला जाएगा, और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हीट बढ़ा दिया तो वो वेपर में चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंस होते हैं हमारे डेली लाइफ में। जहां तक फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात है तो वहां पे थर्मोडायनामिक्स बहुत हमें लगता है। तो चलो हमारा जो मेन फोकस है आज का वीडियो का वो है एंथैल्पी और एंट्रोपी। बहुत इंटरेस्टिंग आपको बताऊंगा, पूरा 5-6 मिनट तक वीडियो पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं एंथैल्पी की। भाई एंथैल्पी क्या होती है पहले समझ लो। एंथैल्पी की डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। व्हाट इज मीन बाय एंथैल्पी। एंथैल्पी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ thermodynamics and which is defined as the sum of the internal energy and the product of the pressure and volume of the system. That is called the enthalpy. समझ में आ गई आपको डेफिनेशन मैंने क्या बोली। It is a property of the thermodynamics and which is defined as the sum of the internal energy and product of the pressure and volume of a system. That is called the enthalpy. ये हो गई डेफिनेशन के बारे में। अब इसको समझ लो। enthalpy को दिखाया जाता है कैपिटल H के साथ, और कैपिटल H इज इक्वल टू U प्लस PV। U क्या होता है भाई? इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की। क्या होती है? इंटरनल एनर्जी होती है। P मीन्स प्रेशर, V मीन्स वॉल्यूम। मतलब यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि H is directly proportional to the internal energy, means H is directly proportional to the U। भाई अगर किसी भी सिस्टम को अपने यहाँ पर इंटरनल एनर्जी बढ़ाएंगे तो सिस्टम की एंथैल्पी बढ़ेगी। और मतलब सादी भाषा में आपको बताने का प्रयास करूं, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ना मतलब एंथैल्पी बढ़ना। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा, कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा भाई इंटरनल एनर्जी क्या होती है। भाई जब हम अपना हीट देते किसी भी सिस्टम को तो उसके अंदर की इंटरनल एनर्जी बढ़ती। इंटरनल एनर्जी बढ़ना मतलब सिंपल लैंग्वेज में उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाना। बस वही बात होती है। उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाना मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाना। मॉलिक्यूल दूर भागने लगते, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, टेम्परेचर बढ़ना मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ना, और इंटरनल एनर्जी बढ़ना वो सिस्टम का एंथैल्पी बढ़ना। दिस इज अ सिंपल टॉपिक of the enthalpy, and that second one is startup, that is called the entropy। entropy क्या होती है? जो S से दिखाया जाता है। S means एंट्रोपी। और एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या होती है? एंट्रोपी इट इज अ मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्युलरिटी ऑफ रैंडमनेस एंड डिसऑर्डर्स ऑफ अ सिस्टम विद इन द केमिकल रिएक्शन। दैट इज कॉल्ड द एंट्रोपी। इज डिनोटेड बाय S and that indicate by the dq upon dt। dq क्या होता है? स्मॉल d। that is a change, small changes।
अपॉन डी टी मीन्स टी होता है टाइम, टाइम टाइम होता है। मतलब यहाँ पे जो एंट्रोपी चल रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रही है किसके साथ, डीके के साथ। जैसे जैसे हम सिस्टम में हीट ऐड करते चले जाएंगे वैसे वैसे सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती चली जाएगी। आप सीधा समझ लो भाई, सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं, फिर जाके डीएलएफ की एग्जांपल में आपके साथ शेयर करवाऊंगा। देखो एंट्रोपी क्या होती है, देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस है आपके पास। देखो मैंने डेफिनेशन क्या बताई पहले समझ लो, फिर से रिमेंबर करो। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रैंडमनेस एंड डिसऑर्डरनेस विद इन द केमिकल रिएक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड द एंट्रोपी। जैसे मान लीजिए पास हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड और गैस है, मैंने आपसे पूछा किसकी ज्यादा एंट्रोपी है, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। सीधी भाषा में भाई, जितनी डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी, जितनी रैंडमनेस बढ़ेगी, उतनी एंट्रोपी बढ़ेगी। अभी मुझे बताओ, वो जितना ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वाटर, उतना गैस उतना लिक्विड कर पाएगा? नहीं। और जितना लिक्विड स्पेस को ऑक्यूपाई कर पाएगा उतना सॉलिड कर पाएगा? नहीं। इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे एक दूसरे से उतनी एंट्रोपी ज्यादा होगी। मतलब गैस में एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी, फिर लिक्विड में, और सबसे कम एंट्रोपी होगी हमारे पास सॉलिड में। तो आई होप यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब डेली लाइफ में आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप किसी वाटर को बॉइलिंग कर रहे, तो है क्या है, वो इसे बबलिंग करेगा, गैस में चला जाएगा, मतलब उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है। उसकी क्या बढ़ रही है? एंट्रोपी बढ़ रही है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए आपने साल्ट को नमक को पानी में डाल दिया तो वो डिसॉल्व हो जाता है। मतलब क्या? डिसऑर्डरनेस से होता है, रैंडमनेस से होता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि यहाँ पे एंट्रोपी काम कर रही है। जितनी एंट्रोपी ज्यादा होगी उतनी रैंडमनेस बढ़ती, और जितनी एंट्रोपी उस लिक्विड में ज्यादा होगी उतना साल्ट जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल आप से लेता हूं मैं, शुगर होती भाई, शुगर को अपने पानी में डाल दिया तो क्या हो रही हो? डिसॉल्व हो रही है। क्यों और कब, कितनी ज्यादा डिसॉल्व होगी? मान लीजिए आपने ठंडा पानी में शुगर डाल दिया और दूसरा ग्लास अपने गर्म पानी से डाल दिया, तो गर्म पानी में जितना जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी उतना ठंडा पानी में नहीं होगी। इसका सीधा मतलब है यहाँ पे एंट्रोपी काम कर रही है। मतलब गर्म पानी में एंट्रोपी ज्यादा है, इसलिए शुगर गर्म पानी में जल्दी डिसॉल्व हो गई, और ठंडा पानी में उसने बहुत टाइम लिया क्योंकि उसकी एंट्रोपी बहुत कम है। और लास्ट एग्जांपल देता हूं और लेक्चर को स्टॉप करता हूं। आपने पॉपकॉर्न देखा होगा, पॉपकॉर्न जो बाजार में बेचे जाते हैं, जैसे वो हीट देता है वो बनाने वाला, वैसे फूलने लगते, उसकी रैंडमनेस बढ़ने लगती है। तो कितना सिंपल एग्जाम भी हमारे डेटा में पॉपकॉर्न का। तो भाई पॉपकॉर्न भी क्या है? एंट्रोपी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारा टॉपिक था। आई होप कि आज का लेक्चर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको मिलूंगा, लेकिन जाने से पहले आप रिक्वेस्ट है दोस्त, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के लिए शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसका लाभ मिलना चाहिए। फिर से दोबारा मिलेंगे। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद।